हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 है, चैप्टर 01 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। वीडियो सीरीज थ्योरी 49 है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। यदि आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डिटेल समझना चाहते हैं, अगर इन पर कमांड करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि वीडियो सीरीज़ थ्योरी प्लेलिस्ट में जो मौजूद वीडियो सीरीज़ है थ्योरी का 01, 02, 03 से होते हुए प्लेलिस्ट में मौजूद सारे वीडियो सीरीज़ देखें। इसके अलावा वीडियो सीरीज़ प्रॉब्लम का भी है, उसे भी आप देखें। डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लें। चलिए मैं आपको बता दूं कि वीडियो सीरीज थ्योरी 48 में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए थे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम बनाए थे। अब हम लोग आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आगे बढ़ेंगे और एनालिसिस ऑफ रिएक्शन देखेंगे। एनालिसिस ऑफ रिएक्शन देखेंगे। एनालिसिस ऑफ रिएक्शन देखेंगे। एनालिसिस ऑफ रिएक्शन देखेंगे। देखिए, रिएक्शन का ये जो एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ रिएक्शन है, ये एनालिसिस ऑफ रिएक्शन जो है हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस, नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस या कहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड बातों पर फोकस करते हुए वर्क करेंगे। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ रिएक्शन में देखेंगे मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन। मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन, मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन एंड आयोनिक केमिकल इक्वेशन and ionic chemical equation and ionic chemical equation, molecular chemical equation and ionic chemical equation, इस पर सबसे पहले बात की जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले एनालिसिस ऑफ रिएक्शन में इस दो टर्म को समझेंगे, फिर आगे बातचीत बढ़ाई जाएगी। चलिए इसे समझने का कोशिश करते हैं। इसे समझने का कोशिश किया जाए। इसे समझने का कोशिश किया जाए। देखिए, केमिकल रिएक्शन कोई भी है, केमिकल रिएक्शन कोई भी है। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन का मतलब है एक या एक से अधिक सब्सटेंस। एक या एक से अधिक सब्सटेंस किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर या आप ऐसे कहिए कि किसी कंडीशन पर दूसरे सब्सटेंस में बदल रहा होता है। एक या एक से अधिक दूसरे सब्सटेंस में बदल रहा होता है। सेट ऑफ some substance converted into another substance, that is known as chemical reaction. Chemical reaction is nothing but the change of matter, change of substance in a particular condition. किसी particular condition में अगर हमने substance को रख दिया है तो उस particular condition में एक substance दूसरे substance में परिवर्तित हो जाता है। अगर दूसरे substance में परिवर्तित हो गया तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एंड केमिकल रिएक्शन इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज ए केमिकल इक्वेशन। अगर हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करें, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड in a chemical equation, symbolically represented in a chemical equation, symbolically represented in a chemical equation। इसे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली तो केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे।
सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड इन ए केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है अपना, ये दो तरीके का है। एक है एम मॉलिक्यूलर, सी केमिकल इक्वेशन, दूसरा है आई सी ई आयनिक केमिकल इक्वेशन। एम सी ई मतलब मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन, मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन, मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन। और दूसरा है आयनिक केमिकल इक्वेशन, आयनिक केमिकल इक्वेशन। दूसरा है आयनिक केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, देन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस, राइट। और केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के हैं अपने, एक है मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन और एक है आयनिक केमिकल इक्वेशन। हम लोग स्टार्ट करें मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन। हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन, सी मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन। मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन क्या है ये आप देखिए। हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन, मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन, मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन, मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन। समझिएगा इस बात को, मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन क्या है भाई। मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन, अगर हम केमिकल चेंज को, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हो या मॉलिक्यूलर या केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, देन केमिकल इक्वेशन इज नोन एज मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशंस, राइट। लिखेगा व्हेन केमिकल इक्वेशन, when chemical equation is written, when chemical equation is written in terms of, when chemical equation is written in terms of molecule of, in terms of molecule of substance, in terms of molecule of substance, in terms of molecule of substance, substance मतलब reactant as well as product, reactant as well as product, reactant as well as product, reactant as well as product। When chemical equation is written in terms of molecule of substance, substance के molecule के term में लिखा जाता हो, क्लियर है। reactant, substance होता है reactant as well as product, then chemical equation is known as, then chemical equation is known as, then chemical equation is known as molecular chemical equation, is known as molecular chemical equation, then chemical equation is known as molecular chemical equation, then chemical equation is known as molecular chemical equation। तब हम उस केमिकल इक्वेशन को मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सपोज किया जाता है फॉर दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इट इज सपोज्ड दैट रिएक्शन अकर्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शंस के दौरान सब्सटेंस का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। क्लियर है। क्या है भाई, in this type of representation, in this type of representation, in this type of
it is assumed that in this type of representation, it is assumed that during the reaction, it is assumed that during the reaction, in this type of representation, it is assumed that during the reaction, molecule of substance exist. Molecule of substance मतलब reactant as well as product. Molecule of substance exist and molecule take participation in reaction, and molecule take participation in reaction. 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 अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, when chemical equation is written in terms of molecule of substance, then it is known as molecular chemical equation. इसमें हम ये मानते हैं कि रिएक्शन जब हो रहा होता है तो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और मॉलिक्यूल ही है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है? जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने HCl लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वस, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, प्लस NaOH, एक्वस, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ। ये रिएक्शन किया और NaCl बनाया, ये भी पानी में घुला हुआ है। अच्छा, वाटर भी मिला है, ये लिक्विड है। वाटर में घुलने का कोई मतलब नहीं है। वाटर का वाटर में मिल जाना तो समझ में आती बात है, वाटर का वाटर में घुलने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, घुलना और मौजूद होना अलग बात है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप ध्यान दीजिएगा, एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें एक चम्मच चीनी डाल दीजिए, तो पानी के अंदर जाकर चीनी अपना अस्तित्व खो देगा और वो घुल जाएगा। लेकिन उसी एक गिलास पानी में एक चना का बीज डाल दीजिए, एक चना डाल दीजिए, तो वो पानी में घुलेगा नहीं। तो वो पानी में मौजूद तो है लेकिन डिज़ोल्व्ड नहीं है। पानी में मौजूद है लेकिन डिज़ोल्व्ड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पानी में होना और पानी में घुल जाना दो अलग अलग बात है। ये जो मैंने लिखा है HCl एक्वस, NaOH एक्वस, NaCl एक्वस, ये पानी में घुला हुआ है, ना कि पानी में मौजूद है। क्लियर है? इस पूरे इक्वेशन में देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके NaCl बनाता है, वाटर बनाता है। इस रिएक्शन में कहीं भी कोई दूसरा चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसलिए इस इक्वेशन को हम MCE कहेंगे। MCE मतलब मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन। MCE मतलब मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन। दूसरा देखिए, Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 प्लस 2HCl, Na2CO3 प्लस 2HCl। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन कराएं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 एक्वस है प्लस 2HCl, ये भी एक्वस है। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ है।
ये आपस में रिएक्शन करके 2NaCl एक्वस बनाएगा, यानी पानी में घुला होगा प्लस CO2 गैस बनेगा, CO2 गैस बनेगा और ये वाटर भी बनेगा, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। ये MCE है, यानी कि मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन है। ये MCE है, यानी कि मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन है। ऑल चेंजेस इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, सो it is molecular chemical equation, right? Next, suppose that magnesium is treated with AgNO3. Magnesium is treated with AgNO3, 2 मोल AgNO3। क्लियर है? मैग्नीशियम जो है सॉलिड है। मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है। ये सॉलिड है, ये डिजॉल्व नहीं है, एक्वस नहीं है, ये एक्वस है। और ये रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया है, MgNO3(2). ये एक्वस है, प्लस 2Ag, ये सॉलिड है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किनके? मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन के। ये सब एग्जाम्पल हैं मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन के। These are the example for molecular chemical equation। ये एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन का। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ MCE, मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन का ये सब एग्जाम्पल है। क्लियर हो गई बात? तो मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उस केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसे हम मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब चलिए बात करते हैं आयनिक इक्वेशंस का। आयनिक इक्वेशन का लिखिएगा, आयनिक इक्वेशन। अब बात करते हैं आयनिक इक्वेशन का। नेक्स्ट वन इज आयनिक इक्वेशन। अगला अपना है आयनिक इक्वेशन। अगला है आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन क्या है भाई? अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट करूं, जहां रिक्विसाइट आयन जो जरूरी है, रिक्वायर्ड आयन के साथ अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, दैट मीन्स के इसमें मॉलिक्यूल भी हो सकता है। समझिएगा, आयनिक इक्वेशन कहते हैं व्हेन केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ required ion, that means possibility of presence of molecule in the reaction is not ignored। यानी कि मॉलिक्यूल की मौजूदगी भी हो सकती है, बट आई एम टेलिंग कि अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और उसमें रिक्वायर्ड आयन जो जरूरी आयन है वो लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो इक्वेशन आयनिक केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। आयनिक केमिकल इक्वेशन या आयनिक इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखिए, आयनिक केमिकल इक्वेशन लिखिए, बढ़िया रहेगा। आयनिक केमिकल इक्वेशन, आयनिक केमिकल इक्वेशन, आयनिक केमिकल इक्वेशन, आयनिक केमिकल इक्वेशन लिखिएगा। when chemical reaction is represented in terms of required ion
in terms of required iron, then reaction is considered as ionic chemical equation. Reaction is considered as ionic chemical equation. Ionic chemical equation. Then reaction is considered as ionic chemical equation. देखिए होता क्या है कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये सपोज किया जाता है, इट इज सपोज दैट, हम लोग सपोज क्या कर लेते हैं, इट इज सपोज्ड दैट के रिएक्शन मॉलिक्यूल के टर्म में होता है, होता भी है, ज़्यादातर मामले में होता भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो एक्वस सब्सटेंस है, एक्वस सब्सटेंस मतलब जो पानी में घुला हुआ है, तो पानी में घुला हुआ सब्सटेंस में स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, पानी में घुला हुआ सब्सटेंस हो सकता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में स्प्लिट कर जाए। देखिए सारा सब्सटेंस नहीं करता, जैसे पानी में अगर मैंने चीनी घोला है तो चीनी आयन में नहीं टूटता, लेकिन पानी में HCl डाला है तो HClH+Cl- में घुल जाता है। तो ये आपको जानना होगा कि एक्वस सब्सटेंस जो है may split into its constituent ion, and during the reaction in fact ion take participation in the reaction. Ion यानी कि aqueous substance remains as an ion and the ion take participation in the reaction. So it would be better for us to indicate the chemical or to represent the chemical reaction in terms of those ion, which really take participation in the reaction. मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वही आयन लिखना चाहिए जो हकीकत में रिएक्शन कर रहा है। क्लियर है? तो फिर समझिए, अगर मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड आयन, देन रिएक्शन इज नोन एज आयनिक केमिकल इक्वेशन। चलिए इसे और लिखते हैं, इस पर और बात करते हैं। ये लिख लिया आपने, लिखिएगा इन जनरल इट इज एज्यूम्ड दैट, लिखिएगा इन जनरल इट इज एज्यूम्ड दैट, इन जनरल लिखिएगा इन जनरल इट इज एज्यूम्ड दैट, इन जनरल इट इज एज्यूम्ड दैट, it is assumed that, in general it is assumed that substance मतलब reactant as well as product, in general it is assumed that substance that is reactant as well as product, ठीक है। इन जनरल इट इज एज्यूम्ड दैट सब्सटेंस, ठीक है, रिमेन एज मॉलिक्यूल, सब्सटेंस remains as molecule during the reaction, ये एज्यूम किया जाता है कि सब्सटेंस जो है मॉलिक्यूल के रूप में रहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड मॉलिक्यूल एग्जैक्टली एंड इन फैक्ट मॉलिक्यूल टेक पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन। तो क्या लिखा हमने, रिमेन्स एज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड molecule take participation, and molecule take participation in the reaction, and molecule take participation in the reaction, molecule take participation in the reaction, molecule take
participation in the reaction. In general, it is assumed that substance remains as molecule during the reaction and molecule take participation in the reaction. But ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि for aqueous solution, in fact aqueous solution में मतलब हो सकता है, कुछ aqueous solution, कुछ aqueous substance, not solution, कुछ aqueous substance स्प्लिट कर जाता है, कुछ नहीं भी कर सकता। तो हम क्या लिखेंगे, बट some aqueous substance मतलब जो सब्सटेंस पानी में घुल गया है, बट some aqueous substance में स्प्लिट मतलब टूटना, में स्प्लिट, but some aqueous substance may split into, but some aqueous substance may split into substances कर दें, but some aqueous substances may split into their constituent ions मतलब वो आयन जिससे वो बना है, may split into their constituent ions and during the reaction substance remains as, and during the reaction aqueous substance remains as ion not molecule. ठीक है, during the reaction ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन substance remains during the reaction substance remains as ion, as their constituent ion. During the reaction substance remains as their constituent ion not as molecule, तो जो एक्वस सब्सटेंस है जो कंस्टिट्यूएंट आयन में स्प्लिट करेगा तो रिएक्शन के टाइम में ये उसी कंडीशन में होगा। लिखेगा among these constituent ions लिखेगा among these constituent ions some or all, कुछ या सभी, among these constituent ions some or all exhibit reaction। तो ये जो constituent ions है उनमें से कुछ या सब, some और all, कुछ या सब जो है क्या करता है, रिएक्शन एग्जिबिट करता है। These constituent ions some or all exhibit reactions। तो क्या है इसका मतलब, क्या है, it would be better for us, हमारे लिए अच्छा है कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन दैट आयंस विच रियली एग्जिस्ट एंड टेक पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन। तो लिखेगा कॉन्सिक्वेंटली या एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, लिखेगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, लिखेगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, लिखेगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इट वुड बी बेटर फॉर अस। As a result of this, as a result of this, as a result of this, it would be better for us, it would be better for us, it would be better for us। ठीक है, as a result of this it would be better for us to represent chemical equation
to represent chemical equation in terms of those particles ठीक है, आयन एंड स्लैश और मॉलिक्यूल, आयन एंड स्लैश और मॉलिक्यूल, तो it would be better for us to represent chemical equation in terms of those particles which really exist during the reaction, and take participation in the reaction, and take participation in the reaction, As a result of this, it would be better for us to represent chemical equation in terms of those particles which really exist during the reaction and take participation in the reaction. देखिए इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने HCl एक्वस लिया था, ठीक है, और NaOH एक्वस लिया था. ये एक मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन है. इसने बनाया NaCl एक्वस और प्लस H2O लिक्विड. अब ये क्या है, HCl एक्वस है. HCl पानी के अंदर घुल गया है और H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस के रूप में मौजूद है. NaOH पानी में घुल गया है, Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस के रूप में मौजूद है. NaCl जो बना है इसमें भी Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस है, और Cl माइनस एक्वस है प्लस H2O लिक्विड. ध्यान दीजिएगा, तो हकीकत में HCl नहीं है पानी में. डिजॉल्व्ड कंडीशन में H प्लस और Cl माइनस है. NaOH नहीं है पानी में. डिजॉल्व्ड कंडीशन में Na प्लस और OH माइनस है. Na प्लस और OH माइनस है. NaCl जो बना है वो एक्वस फेज में, जब तक पानी है वो Na प्लस एक्वस के रूप में है. तो असल में रिएक्शन के दरमियान ये पार्टिकल है. ये जो Na प्लस Cl माइनस बना है ये पानी में केटायन एनायन के रूप में है. ये अलग बात है कि जब इसे गर्म करेंगे और पानी उड़ा देंगे इसका तो ये फिर NaCl बन जाएगा. लेकिन जब तक पानी में ये अलग अलग है और ये अपना एक अलग है मॉलिक्यूल. तो अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर आयन है, एक ही मॉलिक्यूल है. तो हमें रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करना चाहिए. इसमें भी इस बात का ध्यान देंगे कि कौन सा ऐसा केटायन या एनायन है जो बेमतलब का है, जिसका कोई भी मतलब रिएक्शन में नहीं है. अगर आप गौर से देखें तो ये Cl माइनस कोई रिएक्शन थोड़े कर रहा है. Cl माइनस एज इट इज है, कहीं कोई रिएक्शन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें. Na प्लस में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये भी हटा दीजिए. असल में रिएक्शन हो रहा है H प्लस के बीच में, OH माइनस के बीच में जो H2O बन रहा है. Na प्लस Cl माइनस डज नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन रिएक्शन. इन फैक्ट रिएक्शन अकर्स इन H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस एंड फॉर्म H2O लिक्विड. तो हकीकत में तो ये है रिएक्शन, ना कि ये है रिएक्शन. हम इसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है,
ले हकीकत में ये रिएक्शन है, तो इसे ही हम ICE बोलेंगे, यानी कि आयनिक केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ICE बोलेंगे। इसमें हमने क्या किया है, रिक्यूसाइट आयंस लिए हैं। मॉलिक्यूल भी होगा, जो डिजॉल्व्ड नहीं है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी रहेगा, बट रिक्यूसाइट जो जरूरी है वो हमने आयन दिखाए हैं, और हकीकत में यही रिएक्शंस हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ रिएक्शन इज आल्सो वैलिड, बट बेटर फॉर अस, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज बेटर फॉर अस, हमारे लिए बेहतर है। एक और देखिए, अब हम Na2CO3 का, ये भी हमने मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन में Na2CO3 लिया था, सोडियम कार्बोनेट हमने लिया था, Na2CO3 लिया था, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 हमने लिया था, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 क्या लिया था भाई, Na2CO3 एक्वस, सोडियम कार्बोनेट, इसको हमने 2HCl एक्वस से रिएक्शन कराया था, जो बनाया क्या था भाई, 2NaCl, 2NaCl, ये भी एक्वस था, 2NaCl एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये था, ये मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन है। अब हकीकत में बात करिए कि क्या है, हकीकत में ये एक्वस फॉर्म है, ये पानी में 2Na प्लस एक्वस प्लस CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन एक्वस मौजूद होगा, प्लस 2H प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस मिलेगा, और यहां भी क्या मिलेगा अपने को, 2Na प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ये CO2 भी, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये अपने को मिलेगा। क्लियर है ना। तो हकीकत में क्या है, हकीकत में रिएक्शन के टाइम में जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है वो ये है, ये 2H प्लस है, ये 2Cl माइनस है, पार्टिकल जो प्रोडक्ट का है 2Na प्लस है, 2Cl माइनस है, CO2 गैस, ये आयन नहीं है बट पार्टिकल है, H2O लिक्विड है, मॉलिक्यूलर पार्टिकल है। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी अगर हम गौर से देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिएक्शन में, जैसे ये देखिए 2Na प्लस और 2Na प्लस, कोई चेंजिंग इसमें नहीं है, हटा लीजिए। 2Cl माइनस और 2Cl माइनस, कोई चेंजिंग नहीं है, इसे भी हटा लीजिए। क्लियर है। ये जो CO3 2 माइनस है 2H प्लस के साथ रिएक्शन करता है, देखिए CO3 2 माइनस 2H प्लस प्रोडक्ट साइड में नहीं मिल रहा है आपको, यानी ये दो चीज़ें चेंज हो गई। ये एज इट इज़ जो 2Na प्लस है प्रोडक्ट साइड में भी है, मतलब कि एज इट इज़ है, Cl माइनस रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में, मतलब एज इट इज़ है। ये CO3 2 माइनस रिएक्टेंट साइड में है, उधर नहीं है, इसका मतलब ये चेंज कर गया। 2H प्लस रिएक्टेंट साइड में, उधर नहीं है, इसका मतलब ये चेंज कर गया। ठीक है, CO2 नहीं था, रिएक्टेंट साइड में नहीं है, इसलिए वो एक अलग चीज़ है, H2O नहीं है। तो असल में जो रिएक्शन हुआ है वो किनके बीच हुआ है, देखिएगा, असल में रिएक्शन हुआ है CO3 2 माइनस प्लस 2H प्लस एरो CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, रियल रिएक्शन ये है। तो आयनिक इक्वेशन में लिखने का मतलब है कि हम उसे लिखते हैं जो हकीकत में रिएक्शन कर रहा है, जो हकीकत में रिएक्शन कर रहा है, यही आयनिक केमिकल इक्वेशन है। नोट करके लिखिएगा, यहाँ पर Na प्लस आयन, ठीक है, एंड Cl माइनस आयन, ये जो Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन्स है, इसे हम कहेंगे स्पेक्टेटर आयन्स। नोट, Na प्लस एंड Cl माइनस आयन्स आर
known as spectator ions, are known as spectator ions, are known as spectator ions. ये क्या कहलाता है? स्पेक्टेटर आयंस कहलाता है. एंड इट डज नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन, एंड इट डज नॉट टेक पार्टिसिपेशन, एंड दे डज नॉट टेक पार्टिसिपेशन, एंड दे डज नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन, एंड दे डज नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन, they does not take participation in the reaction, and they does not take participation in the reaction, and they does not take participation in the reaction, और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो वी कैन कन्वर्ट मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन इनटू आयनिक इक्वेशंस बाय रिमूविंग स्पेक्टेटर आयंस, राइट. एक और जो एग्जाम्पल दिया था उसे भी देख लें. अगला एग्जाम्पल जो था अपना उसे भी हम लोग देख लें. देखिए अगले में आपने देखा था कि मैग्नीशियम को हमने सिल्वर नाइट्रेट, चांदी नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया था. मैग्नीशियम को हमने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया था. मैग्नीशियम को किससे रिएक्शन कराया था? सिल्वर नाइट्रेट से. मैग्नीशियम अपना था सॉलिड, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट जो था, सिल्वर नाइट्रेट ये था एक्वस. इसे जब हमने रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट मिला, मैग्नीशियम नाइट्रेट मिला जो कि था एक्वस, और अपने को सिल्वर मिला जो कि सॉलिड था. ये एक्वस नहीं है, पानी में मौजूद है बट पानी में घुला नहीं है. इसे भी आप चेक करिए. मैग्नीशियम डिजॉल्व नहीं है, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा. लेकिन ये जो AgNO3 है वो एक्वस है, तो 2Ag प्लस 2NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. 2Ag प्लस एक्वस, ठीक है, प्लस 2NO3 माइनस एक्वस. ये भी एक्वस है, तो रिएक्शन के वक्त ये Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2NO3 माइनस एक्वस अपने को मिलेगा. प्लस ये Ag एक्वस नहीं है, ये एज इट इज रहेगा 2Ag सॉलिड. अब देखिए स्पेक्टेटर आयन सेलेक्ट करिए. ये जो NO3 माइनस है ये यहाँ भी है, यहाँ भी है. इट इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड. दैट मीन्स these NO3 does not exhibit any change. But see here, magnesium is not present in reactant side. Magnesium solid is present in reactant side and product side Mg2 plus ion. हम देखते हैं कि मैग्नीशियम सॉलिड रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम सॉलिड है और प्रोडक्ट साइड में Mg2 प्लस आयन है. उसी तरीके से 2Ag प्लस एक्वस अपना रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में सिल्वर है. तो असल में जो रिएक्शन हुआ है Mg सॉलिड का Ag एक्वस से, 2Ag प्लस एक्वस से, और जो बना है वो ये है कि Mg2 प्लस बना है, Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag बना है. तो हकीकत में रिएक्शन ये है. ओरिजिनली दिस इज द रिएक्शन. इसे हम कहेंगे आयनिक केमिकल इक्वेशन, ICE, आयनिक केमिकल इक्वेशन. तो असल में ये रिएक्शन है. असल में क्या है? ये रिएक्शन है. इसमें NO3 माइनस एक्ट एज स्पेक्टेटर आयन. नोट करिए, NO3 माइनस इज प्रेजेंट एज स्पेक्टेटर आयन, इज प्रेजेंट एज स्पेक्टेटर आयन. NO3 माइनस जो है ये स्पेक्टेटर आयन के रूप में यहाँ मौजूद है. इट इज प्रेजेंट एज स्पेक्टेटर आयन. बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम स्पेक्टेटर आयन को रिमूव कर दे तो हकीकत में वही आयन रहेगा जो रिएक्शंस कर रहा है. क्लियर हो गई बात? तो चलिए, हमने एनालिसिस ऑफ रिएक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देख लिया कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू
molecular reactions can be converted into ionic reactions. We also know now what is molecular equation and what is ionic chemical equations. ठीक है, अब हम जान चुके हैं कि मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन क्या है, आयनिक केमिकल इक्वेशन क्या है. क्लियर हो गई बात. मॉलिक्यूलर इक्वेशन, मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन और आयनिक इक्वेशंस का अब अपने पास क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं. चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर. रिएक्शंस दो प्रकार के हैं. लिखिएगा, इनफैक्ट लिखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात की जाए. टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेसिस क्या है. टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसका बेसिस क्या है. बेसिस है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी बुनियाद पर बात करते हैं. चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रिएक्शन अपने को दो प्रकार का मिलेगा. एक रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, एक है नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. पहले देखते हैं नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. पहले देखते हैं नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. दूसरा है रेडॉक्स रिएक्शन. दूसरा है रेडॉक्स रिएक्शन. पहला है नॉन रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा है रेडॉक्स रिएक्शन. अगर हम रिएक्शंस को कैटेगराइज करें चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के बुनियाद पर, तो अपने पास दो प्रकार के रिएक्शंस हैं. एक है नॉन रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा है रेडॉक्स रिएक्शन. चलिए पहले नॉन रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं. लिखिएगा नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले बात की जाए नॉन रेडॉक्स रिएक्शन की. लिखिएगा नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. नॉन रेडॉक्स रिएक्शन की बात की जाए, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. नॉन रेडॉक्स रिएक्शन क्या है. व्हाट इज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. व्हाट इज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. नॉन रेडॉक्स रिएक्शन हम किसे कहेंगे. ध्यान दीजिएगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग नहीं आया हो. किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग नहीं आया हो, उसे हम नॉन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. उसे हम नॉन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. दैट मीन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन नाइदर एनी एटम, दैट मीन्स कोई भी एटम, ड्यूरिंग रिएक्शन कोई भी एटम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं लाता है. अगर कोई भी एटम ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं लाएगा तो हम कहेंगे कि रिएक्शन क्या है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. लिखिएगा इन नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, इन नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, इन नॉन रेडॉक्स रिएक्शन there is no change in oxidation state. 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 In non-redox reaction, there is no change. There is no change in non-redox reaction. There is no change in oxidation state. There is no change in oxidation state. That is not a single atom exhibit, not a single atom exhibit, not a single atom exhibit change of reaction. Not a single atom exhibit change of reaction, change of reaction, change of oxidation state, change of oxidation state, change of oxidation state. कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग नहीं लाता. जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, अगर मैं HCl की बात करूं, HCl का मतलब -1 और H पर +1, NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, O पर -2, H पर +1 और Na पर +1. रिएक्शन के बाद ये अपने को बना के देता है NaCl.
Cl पर -1, Na पर +1 प्लस H2O, O पर -2 और H2 पर +1, चूँकि 2 है तो 2 से गुना कर लीजिए, +1 × 2 कर लीजिए, +1 × 2 कर लीजिए। आप देखिए और बताइए मुझे, क्या H पर ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन आया? नहीं। Cl पर आया? नहीं। Na पर आया? नहीं। O पर आया? नहीं। H पे आया? नहीं। कहीं भी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग नहीं आया है। अगर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग नहीं आएगा तो सीधी सी बात है, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4 अगर मैं इसे रिएक्शन कराऊं तो हमें मिला BaSO4, Na2SO4 भी एक्वस कर लीजिए। BaSO4 एक्वस नहीं होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। BaSO4 सॉलिड होता है। प्रेसिपिटेट प्लस 2NaCl एक्वस, है ना। चेक करिए, इसमें -1 + 2, चूँकि 2 क्लोरीन है ना, तो -1 × 2 -2 हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो अपने को देखना है, ये BaCl2 है। BaCl2 में चेक करिए, BaCl2 एक्वस में चेक करिए, Ba पर +2, Cl पर इनफैक्ट -1 × 2 कर दें। -1 × 2 का मतलब है एक क्लोरीन पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 से इसे गुना किया गया, तो माइनस टोटल और टोटल पॉजिटिव सेम हो गया, न्यूट्रल हो गया। Na की बात करते हैं, Na पर +1 × 2, सल्फर पर +6 और ऑक्सीजन पर -8। अगर आप चेक करें तो सोडियम का +1 मिल रहा है, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2 कहिए, 4 है ना, तो इसे ऐसे लिखें -2 × 4, -2 × 4, यानी कि ऑक्सीजन का -2 है, ये अलग बात है कि 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा। यहाँ देखिए Ba का +2, ठीक है, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2 × 4, -2 × 4, ये Ba का है, ये सल्फर का है, ये ऑक्सीजन का है। यहाँ देखिए Na का +1, Cl का -1। जरा सोचकर आप बताएं, क्या कोई भी ऐसा एटम अपने को दिख रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है? कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ हो, ठीक है। जब कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, कोई भी एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है, तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ नोन एज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। इसे हम नॉन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी एटम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है, उसे हम नॉन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब बारी है रेडॉक्स रिएक्शन का। नाउ सी द रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर लें। सी द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? अब बारी है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता हो, ऑक्सीडेशन भी होता हो। रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता हो और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता हो, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो अब अपना टाइम है रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने का। रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर है? तो लिखेगा रिएक्शन। रेडॉक्स में ध्यान दीजिए दो टर्म है, रेड प्लस ऑक्स। रेड comes from reduction and ox comes from oxidation।
ऑक्स कम फ्रॉम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रेड कम्स फ्रॉम रिडक्शन, ऑक्स कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, लिखिएगा दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। लिखिएगा दैट रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, दैट रिएक्शन is known as redox reaction, that reaction is known as redox reaction, that reaction is known as redox reaction, in which oxidation as well as reduction occurs, in which oxidation as well as reduction occurs, as well as reduction occurs। ठीक है, that is change of oxidation state, that is change of oxidation state of at least one atom occurs, at least one atom occurs। कम से कम एक एटम का जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर चेंज होता है। दैट इज चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एट लीस्ट वन एटम अकर्स, कम से कम एक का चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं, मैं लिखता हूं Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, ये रिएक्शन के बाद ZnSO4 प्लस कॉपर देता है। Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कॉपर का +2 है, सल्फेट एज ए होल लिया जाए तो -2 है, सल्फेट एज ए होल -2 है। अगर आप चाहें तो सल्फेट में भी लिख सकते हैं, जैसे ये +6 -2 × 4 कर लें, फिर मुझे दिखाना पड़ेगा सबको अलग अलग। कॉपर का है +2, सल्फर का है +6 और ये है अपना ऑक्सीजन का। वैसे ही हम देखें Zn का तो ये +2 है, सल्फर का +6 है, ये -2 × 4 किसका है, ऑक्सीजन का। ये है अपना +2, ये सल्फर का +6, -2 × 4 और कॉपर का 0 है। कॉपर का क्या है, 0 है, कॉपर का 0 है। तो आप चेक करिए, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट साफ साफ चेंज हो रहा है। Zn का Zn+2 में चेंजिंग हो रहा है, Zn का Zn+2 में चेंजिंग हो रहा है, क्लियर है। और कॉपर का देखिए, कॉपर Cu+2 का कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, क्लियर है। Zn की बात करें, इसमें अगर बात करते हैं, इसकी अगर बात करें Zn का Zn+2 में, तो हमें साफ दिख रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। एक में अपने को साफ दिखाई पड़ रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन, दूसरे में दिखाई पड़ रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन, क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से देखें। ये आप कॉपी कर लीजिए, ये अब आप कॉपी कर लीजिए, इसे थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि Zn ने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट Zn+2 में कन्वर्ट किया है। Zn में हम लोग देख रहे हैं, अगर इसको हम आयनिक फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा Zn, आयनिक फॉर्मेट में पहले लिख लेते हैं, +Cu2 +SO4 2 - एरो
Zn+2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस Cu। ये क्या है भाई? स्पेक्टेटर आयन, तो इसे हटा दीजिए। तो हकीकत में Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn+2 प्लस Cu मिल जाएगा। क्लियर है? ये अपने को मिल जाएगा। Zn का कन्वर्जन Zn+2 में हो रहा है, Cu2 प्लस का कन्वर्जन Cu में हो रहा है। अब हम लोग इसे और आगे देखते हैं। अगर इसे हम देखें ठीक से तो हमें दिखाई पड़ता है कि Zn कन्वर्टेड इनटू Zn+2, मैंने इसे लिख लिया, इसे अलग करके लिख लिया है। Zn कन्वर्टेड इनटू Zn+2 विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने लिखा है Cu+2, ठीक है, Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Cu विद द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। क्लियर है? देखिएगा यहाँ पर अब हमें कई चीज़ें देखने को मिलता है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? देखिए Zn+2 में इसमें दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। यहां जैसा देखिए ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। क्या मिल रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, +2 से 0 हो गया है, डिक्रीज कर रहा है। अगर इन्हें हम जोड़ दें तो ये फिर वापस ओरिजिनल इक्वेशन आयनिक फॉर्मेट में मिल जा रहा है। Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn+2 प्लस कॉपर। चलिए इस एनालिसिस से अपने को क्या क्या दिमाग में बातें आ रही हैं। एक बात ये आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, जहां रिडक्शन हो रहा है वहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये भी देखने को मिल रहा है कि जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है उतना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो इनसे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन would be same. That means loss of electron and gain of electron must be same during the redox reactions. क्लियर है? तो इससे हम क्या कमेंट करेंगे, क्या नोट करेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे वो देखते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, तो हम कंक्लूजन निकाल लें। कंक्लूजन या कंक्लूजन को इन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इसे कंक्लूजन निकालिए या इन्फ्रेंस। क्या अपने को इन्फ्रेंस मिला है? तो इन्फ्रेंस में हम लिखेंगे, नतीजा में क्या लिखेंगे? व्हाट इज इन्फ्रेंस? हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एबव डिस्कशन, फ्रॉम एबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम एबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट, it is clear from above discussion, from above discussion it is clear that, it is clear that amount of oxidation and reduction, amount of oxidation and reduction will be same in a chemical reaction, will be same in a redox chemical reaction, in a redox chemical equation, in a redox chemical equation, in a redox chemical equation. From above discussion it is clear that amount of oxidation and reduction, amount of oxidation and reduction will be same in a redox chemical reaction. That is
loss of electron must be equal to gain of electron, must be equal to gain of electron। ये अपना पहला है। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन may be defined in terms of oxidation and reduction may be defined in terms of oxidation state / oxidation number। हम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में भी रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखा जाए। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो अब ऑक्सीडेशन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? वैसे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर क्या दिखाएंगे? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज मैं ऐसे लिखता हूं, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर है? या फिर हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। ये दो डेफिनेशन जो है इसे हम मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं। इन दो डेफिनेशन को हम मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है? इसके बाद भी है ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हो चुका है ये सब। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हो चुका है। ठीक है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है? क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, ये सब अपना हो चुका है। दीज आर द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से हम लोग रिडक्शन की बात कर सकते हैं। फटाफट लिख लीजिए। उसी तरीके से हम लोग रिडक्शन की बात कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला रिडक्शन की बात की जाए, उसी तरीके से हम लोग रिडक्शन की बात कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग रिडक्शन की बात कर सकते हैं। रिडक्शन देखिएगा, अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, तो रिडक्शन में हम लिखेंगे डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। या हम कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? रिडक्शन है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट मानते हैं। ये दोनों जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये दोनों जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और भी है ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, ठीक है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन
या कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट। तो ये जो अपना है, ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, ये है अपना ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। और इनफैक्ट मॉडर्न टाइम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या तो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिफाइंड है या चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिफाइंड है। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। इनफैक्ट जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफाइंड होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज से डिफाइन होगा। तो चलिए एक बार फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पर वार्तालाप कर लें। लिखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग 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 एजेंट। सबसे पहले हम लोग देख लें, सबसे पहले देख लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA से इंडिकेट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नॉट द नेम ऑफ प्रोसेस, इट इज इन फैक्ट द केमिकल सब्सटेंस, इट इज केमिकल सब्सटेंस, है ना। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी OA इज केमिकल सब्सटेंस, इज केमिकल सब्सटेंस नॉट प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज केमिकल सब्सटेंस बट नॉट प्रोसेस, ये प्रोसेस नहीं है, बट नॉट प्रोसेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज केमिकल सब्सटेंस बट नॉट प्रोसेस। क्लियर है? इसमें क्या होता है भाई, ये केमिकल सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज करता है केमिकल स्पीसीज को, खुद नहीं होता। ठीक है, लिखिएगा केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस which oxidizes other substance, which oxidizes other chemical substance, other chemical substance, है ना। तो ये केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है वो एजेंट हो गया ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर हो गई बात? तो अब देखिएगा केमिकल सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर केमिकल सब्सटेंस। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? गेट देम सेल्फ रिड्यूस एंड गेट देम सेल्फ रिड्यूस, एंड गेट देम सेल्फ अपने को रिड्यूस करता है, एंड गेट देम सेल्फ रिड्यूस अपने को रिड्यूस करता, मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर केमिकल सब्सटेंस, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरा सब्सटेंस जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है, और डिक्रीजेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ देमसेल्व्स। अपना जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर लेगा और दूसरे का इंक्रीज कर देगा। ये है। क्लियर है?
इसे हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेशन करता है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रोनेशन होता है, इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे एक और नाम दिया जाता है ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, इसे एक नाम और दिया जाता है ऑक्सीडेंट। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसे कहते हैं ये अब क्लियर है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहेंगे, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस, नॉट प्रोसेस, बट ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद नहीं होता, और अपने को रिड्यूस करता है। तो जिसको ऑक्सीडाइज करेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा और खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट घटा लेगा। तो ये है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अपने को पढ़ना है रिड्यूसिंग एजेंट, अब अपने को पढ़ना है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या पढ़ना है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट, अपने को पढ़ना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, इसे हम RA से इंडिकेट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इसे हम क्या करते हैं, RA से इंडिकेट करते हैं। तो लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट इज, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस, not a process, is a chemical substance but not process, but not process, but not process। रिड्यूसिंग एजेंट एक केमिकल सब्सटेंस है, प्रोसेस नहीं है। ये क्या करता है, ये करता ये है कि रिड्यूसेज अदर, रिड्यूसिंग एजेंट दैट मीन्स RA reduces other, RA reduces other chemical substance, reducing agent reduces other chemical substance, other chemical substance and get themselves oxidized, and get themselves oxidized, and get themselves oxidized, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। दूसरे को रिड्यूस करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। क्लियर है, इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, डिक्रीजेस, बाय रिड्यूस कर रहा है ना, डिक्रीजेज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर देता है। इनक्रीजेस ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ देमसेल्फ, अपना जो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लेता है। क्लियर हो गई बात। इसमें डी इलेक्ट्रोनेशन होगा, डी इलेक्ट्रोनेशन, वहाँ इलेक्ट्रोनेशन हुआ था, यहाँ डी इलेक्ट्रोनेशन होगा। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो केमिकल स्पीसीज है वो डी इलेक्ट्रोनेशन करेगा, ठीक है। इसे हम रिडक्टेंट भी कहते हैं, रिडक्टेंट भी बोलते हैं, इसे हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्टेंट, इसे हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का किसी केमिकल कंपाउंड के रूप में। चलिए अब अगला टॉपिक अपना है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना, नेक्स्ट टॉपिक
determination of oxidizing agent and reducing agent for a given compound. Determination of oxidizing agent and reducing agent for a given compound. For a given compound, कोई कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड है, फॉर ए गिवन कंपाउंड, कोई गिवन कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? तो कुछ बातें हैं जिसे दिमाग में आप रख लें तो पहचान लेंगे। क्या भाई? अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट है, किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट है और वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में उपस्थित है, तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा। क्यों करेगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है वो पूरा इलेक्ट्रॉन जितना वो लॉस कर सकता था वो कर चुका। अगर किसी कंपाउंड में कोई एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना था वो कर चुका, अब करने की ताकत नहीं। हाँ, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो गेन कर लेगा, गेन करने का तो खुद रिड्यूस करेगा, खुद रिडक्शन में आएगा, खुद रिड्यूस होगा। और अगर वो खुद रिड्यूस होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि किसी न किसी को ऑक्सीडाइज किया है। क्लियर है ना? तो सीधी सी बात है, हम लिख सकते हैं इफ एनी एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, present in a molecule, if any atom present in any molecule, present in any molecule, if any atom present in any molecule contain its maximum oxidation state, contain its maximum oxidation state, then कंपाउंड बिहेव्स एज, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइजिंग, देन कंपाउंड बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कंपाउंड बिहेव करेगा। देन कंपाउंड बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कंपाउंड के अंदर एक भी ऐसा आइटम है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा। समझिए, बड़ा क्लियर कट बात है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों कर वो प्राप्त करता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसे कैसे मिला है? वो यूं मिला है कि उसने अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को खो चुका है। तो चूंकि वो खो दिया है, अब वो इलेक्ट्रॉन खोने की हैसियत ही नहीं रखता, अब उसमें ताकत ही नहीं है कि वो और इलेक्ट्रॉन खोए, तो वो ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकता। तो जब ऑक्सीडेशन नहीं करता, कर ही नहीं सकता, तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन खो चुका है, इलेक्ट्रॉन ले जरूर सकता है, जब ले सकता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसका अपोजिट भी होगा। अपोजिट का मतलब इफ एनी एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल कंटेन इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ एनी एटम इन if any atom present in any molecule, if any atom present in any molecule, present in any molecule, present in any molecule contain its minimum oxidation state, minimum oxidation state, minimum oxidation state, then compound behaves as, then compound behaves as reducing agent। इसे भी समझिए, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि इसने खूब इलेक्ट्रॉन ले लिया, जितना ले सकता है सब ले लिया।
इतना जितना ले सकता है सब ले लिया। तो जब ले लिया, अब इसमें लेने की क्षमता ही नहीं है, तो एक ही क्षमता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। लॉस करने का मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन करेगा, और जो ऑक्सीडेशन करेगा वही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, और अगर मैक्सिमम है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई एटम में इंटरमीडिएट है, ना वो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो ऐसा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करेगा। चलिए इसे भी लिखते हैं। इफ एनी एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल contain intermediate range of its oxidation state. If any atom in any molecule contain intermediate range of its oxidation state, then compound behaves as oxidizing agent as well as reducing agent. Then compound behaves as oxidizing agent as well as reducing agent, If any atom in any molecule contain intermediate range of its oxidation state, then compound behaves as oxidizing agent as well as reducing agent. तो हम लोग चाहे तो कंपाउंड देखकर बता सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। आइडेंटिफाई नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखिए, क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं। आइडेंटिफाई क्वेश्चन के रूप में है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कंपाउंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमें देखना है, कंपाउंड दिया जाएगा और पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे पहला कंपाउंड मैं दे रहा हूँ KMnO4। ये देखिए, ये तो फिक्स्ड है, इसका भी फिक्स्ड है, तो इसको तो छोड़ ही दें। Mn+7 की बात करें, मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होता है +7, और इसमें अपने को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई पड़ रहा है। जब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट मीन्स इट हैज़ कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सो इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इंप्लाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? वैसे ही अगर आपको दे दिया जाए H2S, वैसे ही अगर आपको दे दिया जाए H2S में ये -2 है, ये +1 × 2, +1 × 2 मतलब हाइड्रोजन का +1 है लेकिन 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का -2 है। सल्फर जो एटम है, सल्फर एटम ग्रुप 16 का मेंबर है,
और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अब फैसला कर लीजिए, अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है तो यहाँ पर ये S-2 क्या हो जाएगा, रिडक्शन करेगा, दैट्स वाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला कंपाउंड देखते हैं। अगला कंपाउंड देखा जाए, नेक्स्ट कंपाउंड मान लेते हैं हम लोग ले लें PbO2, मान लेते हैं हम लोग ले लें PbO2 लेड ऑक्साइड PbO2, ये -2 × 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये अपना +4 है, ये अपना +4 है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड ग्रुप 14 का ये मेंबर है, ये किसका मेंबर है, ग्रुप 14 का, और ग्रुप 14 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई, +4, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, याद करिए 4 - 8 यानी -4, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाएगा -4, है कि नहीं। तो ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अगला देखते हैं HNO3, नेक्स्ट वन इज HNO3 की बात करें, HNO3 में ये -2 × 3 ये ऑक्सीजन का है, इसका +1 हाइड्रोजन का है और ये +5 है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, क्लियर है, और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3 है, -3, क्लियर है ना। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तय कर सकते हैं, क्लियर है। अब अगला देखिए Pb3O4, नेक्स्ट लिखिएगा Pb3O4। अगर अपने को कंपाउंड दिया जाता है Pb3O4, तो Pb3O4 क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। इसमें क्या क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब है 2PbO प्लस PbO2, 2PbO प्लस PbO2, यहाँ Pb का +2 है, यहाँ Pb का +4 है, क्लियर है। ऑक्सीजन तो फिक्स्ड है, तो क्या हो जाएगा भाई इसमें, अच्छा Pb क्या है भाई, ग्रुप 14 है, ग्रुप 14। अभी बात हुई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है और मिनिमम क्या है, -4 है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है। तो +4 भी मिल रहा है और -4 भी मिल रहा है, +4 और -4 है। यहाँ इंटरमीडिएट रेंज में भी मौजूद है और मैक्सिमम भी मौजूद है। तो क्या हो जाएगा, चूँकि ये इंटरमीडिएट रेंज का भी ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है, तो ये Pb3O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आगे देखिए, आगे बात करते हैं K2Cr2O7, नेक्स्ट वन इज K2Cr2O7, नेक्स्ट वन इज K2Cr2O7, नेक्स्ट वन इज K2Cr2O7, K2Cr2O7 की बात की जाए,
इसमें ऑक्सीजन का -2 × 7 हो जाएगा, इसमें +1 × 2 हो जाएगा और इसमें +6 × 2 हो जाएगा। यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है। दैट मीन्स बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट, KI I-1 +1, ये तो फिक्स है। I का मतलब है ग्रुप 17 और ग्रुप 17 का मतलब है मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम +7, मैक्सिमम +7 और मिनिमम कितना, मिनिमम है -1। देखिए भाई -1 यहाँ मौजूद है, -1 मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अगला देखिए H2O2, नेक्स्ट वन इज H2O2, नेक्स्ट वन इज H2O2, लिखिएगा नेक्स्ट वन इज H2O2। H2O2 की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, तो H2O2 क्या है, परऑक्साइड्स है। H2O2 क्या है, परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब है HOOH, इसका -1, इसका -1, यानी कि बोथ ऑक्सीजन एटम कंटेन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ ऑक्सीजन एटम कंटेन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, intermediate oxidation state. This implies behaves as oxidizing agent as well as reducing agent, as well as reducing agent. This implies behaves as oxidizing agent as well as reducing agent. तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो कंपाउंड के बारे में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर आप चाहें तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखता है और कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट रखता है। देखिए कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है, लिखिएगा एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी है अपने पास, लिखिएगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा H2CO3, H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, -6 +1 × 2, -6 +1 × 2 और ये कितना हो गया, +4। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये नहीं करता किसी को ऑक्सीडाइज, है ना। H3PO4, H3PO4 -2 × 4 यानी -8 +1 × 3 यानी +3 और ये है +5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। H2SO4 ये एक अच्छा एक्सेप्शन है। अगला है H2SO4, H2SO4, तो ये अपने को ध्यान रखना है H2SO4। अगर हम H2SO4 की बात करें, H2SO4 तो ये -8 का मतलब टोटल लिखा जा रहा है, ये +2 टोटल लिखा जा रहा है, ये +6, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट H2SO4 अगर लें और अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लें तो दोनों के बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा? डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है,
जबकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गई बात? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा HNO2 एंड HNO3, ठीक है, बोथ आर ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। HNO2 एंड HNO3 बोथ आर ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड मतलब ऑक्सीजन वाला एसिड। HNO2 एंड HNO3 बोथ आर ऑक्सी एसिड, both are oxy acid of nitrogen atom, both are oxy acid of nitrogen atom, but HNO2 behaves as oxidizing agent as well as oxidizing agent as well as reducing agent, but HNO3 acts as only oxidizing agent, ठीक है। why? क्यों? सीधी सी बात है, HNO2 की बात अगर की जाए तो -4 + 1 यानी ये +3 है। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट रेंज है, चूँकि इंटरमीडिएट रेंज है तो बिहेव्स एज OA एंड RA। क्लियर है? HNO3 की अगर बात की जाए तो -6 + 1 + 5 क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, दैट्स वाई ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है? आगे देखिएगा नेक्स्ट अगर हम लोग चाहें तो बात कर सकते हैं SO2 और SO3 के बारे में भी। एक और देख लीजिए SO2 और SO3 के बारे में भी सोच लें। SO2 एंड SO3 चेक करिए। SO2 का मतलब है -4 + 4, SO3 का मतलब है -6 + 6। ये है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इंटरमीडिएट रेंज है, इंटरमीडिएट रेंज का मतलब क्या हो गया? बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि बहुत सारे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे केसेस में देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक कंपाउंड में देखा। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने एक कंपाउंड देखा और उस कंपाउंड के संभावित प्रॉपर्टी की बात की कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर सकता है, या फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों रूप में काम कर सकता है। लेकिन अब देखेंगे कि किसी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कोई केमिकल सब्सटेंस
या कंपाउंड किस तरीके से काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन के रूप में काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो अब अपना अगला टॉपिक होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? चलिए इसे अब हम लोग VSTH50 में देखेंगे। आज के वीडियो सीरीज को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एक बार फिर आप लोगों को राय दूंगा कि ये जो VSTH49 है इसे डायरेक्ट मत देखिए, 01, 02, 03 करते हुए देखिए, टोटल कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज की कहानी इतना ही। अगले में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, गुड डे।